अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। संयुक्त राष्ट्र में हुआ वही जिसकी आशंका थी। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चीन ने एक बार फिर बचा लिया। यूएनएससी के 15 देशों में से 13 देश मसूद पर बैन लगाने के प्रस्ताव के, लेकिन चीन की तरफ से टेक्निकल होल्ड डेडलाइन बीतने के महज 1 घंटे पहले लगा दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मसूद अजहर पर लगे आरोपों को परखने के लिए अभी उसे और वक्त चाहिए। यह वो चीन है जो मसूद अजहर पर 2009, 2016 और 2017 में संयुक्त राष्ट्र के बैन के प्रस्तावों को रोकता आया है। चीन के इस रवैये के बाद भारत में गुस्सा है। आवाजें उठने लगी हैं कि हमें चीन के साथ अपने रिश्तों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए आतंक पर समझौता करने को तैयार है। उधर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, चीन के साथ मोदी सरकार की विदेश नीति को झूला नीति करार दे रही है। झूला नीति से मतलब यह 2014 की वो तस्वीरें जब अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मोदी के मेहमान बने थे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी के चीनी राजदूत से मिलने की याद दिलाकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। इसलिए दंगल में आज हम कुछ सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, मसूद का इलाज क्या यूएन नहीं बल्कि भारत की स्ट्राइक है? मसूद अजहर पर यूएन में क्या यह नरेंद्र मोदी की हार है? आखिर कब तक आतंक पर कार्रवाई के लिए चीन का मुंह ताकता रहेगा भारत? जब तक चीन ताकतवर है, क्या पाकिस्तान ऐसे ही आतंकवाद को बचाता रहेगा? और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ेंगी या फिर देश चीन और पाकिस्तान के आतंक से लड़ेगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं, अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को हमें। टेरर पे बात नहीं, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहां का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहां पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता है, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ, वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूं, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते हैं, उनको समझा देते हैं। आए दिन जो कूटनीतिक विफलताएं हैं, जिनसे हमारे विरोधियों और दुश्मनों को साहस मिलता है, उसके बारे में मोदी जी की राय क्या है? सच्चाई यह है कि मौजूदा स्थिति एक ढुलमुल
और कमजोर मोदी सरकार की 5 साल की ढुलमुल नीतियों का परिणाम है। चीन के आगे नजरें झुकाकर बैठे आप, चीन के आगे बात ना करने का साहस आप में नहीं, भारत के हितों की रक्षा करने में फेल मोदी जी आप, और इल्जाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झोला डिप्लोमेसी की नाकामी है, क्योंकि ये सिर्फ झूला डिप्लोमेसी कर रहे हैं, झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है। चीन जब एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोक रहा है, तो आपकी सरकार चीन को 630 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करती है ताकि आर्मी को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल सके। वहां से क्यों खरीद रहे हम वहां से? जब एक कंट्री हमसे एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो इतनी भी हमारी इज्जत नफ्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकें। क्या दुनिया में क्या खाली चीन से हम खरीद सकते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट? मसूद अजहर के मुद्दे पर हमने पूरे दुनिया का साथ ले लिया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव को लेकर आए, और मसूद अजहर और राहुल जी के लिए, मसूद अजहर जी उनके लिए, उसके मुद्दे पे एक्सपोज हो कर दिया हमने चाइना को कि चाइना आतंक के साथ खड़ा है। भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी रही कि हमने पूरे दुनिया का साथ ले लिया है, और इस पर देश का सवाल है, इस पर तो साथ होना चाहिए। हम लोग कोई नेहरू जी के ज़माने की चाइना पॉलिसी नहीं है। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ पवन वर्मा साहब हैं, जो कि पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं और मौजूदा समय में जेडीयू के साथ राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव वल्लभ, मेरा सवाल आपसे जी। आधी रात में यूएन में मामला आना था, उसके करीब 1 घंटे पहले चाइना ने उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया। 12:08 पर कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं कि देखो ये तो झूला झूलते रह गए। इंतजार कर रहे थे क्या कि कब उधर से मना हो और कब हम यहां ताली पीटें? देखिए, एक चीज आप स्पष्ट रूप से समझिए, और आपके सारे दर्शक भी ये समझना चाहिए उनको भी, कि जिस तरह का चाइना का रवैया है, ये आतंकवाद के खिलाफ जो विश्व की लड़ाई है और भारत की लड़ाई है, उसको चीन ने कमजोर किया। और हम मानते हैं कि ये चीन का जो रवैया है ये सही नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 2008 में जब हाफिज सईद को हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित कराया, जब तो वो सब साथ थे, आज क्यों नहीं है साथ में? इस बात को समझना पड़ेगा। इसको हम सवाल पूछे और आप कह दो चीन भेज दो, जब हम सवाल पूछे बोले पाकिस्तान भेज दो, ऐसे देश नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि आपने पिछले 5 साल में मोदी जी ने चीन की 4 विजिट करी। 4 विजिट के में आज तक आप रोहित जी बड़े सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, कभी आपने एजेंडा लेस विजिट्स देखी? फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता कह रहे एजेंडा लेस मीटिंग्स चल रही। अरे एजेंडा लेस क्यों थी भाई? क्यों नहीं उसमें ये बताया गया कि भारत का स्टैंड है कि जब तक ये मसूद अजहर को आप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करोगे, हमें कोई बात नहीं करनी। उसमें आपने ऐसी बात क्यों नहीं रखी, ये हम सवाल पूछते हैं। दूसरी बात, चीन से पहले बात करते थे, एजेंडा लेके करते होंगे। एजेंडा दोनों देशों का तय होता है। 2009 में फिर आपके एजेंडा के तहत जब ये बात हो रही थी कि मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया जाए, बैन लगाया जाए, तो मुझे ये बताओ कि 2017 में मोदी जी की मीटिंग हुई, 18 में हुई। पूछ रहा हूं तो गौरव भाटिया से मैं पूछ ही रहा हूं। पूछिए, मेरा सवाल आपसे इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे हर एजेंडा में रोहित जी वो था जो तो फिर 2009 में क्यों नहीं आपने ताली पीटी कि देखो देखो हिंदुस्तान की फजीयत हो गई? लोगों ने उसको एजेंडा से बाहर कर दिया क्योंकि ये वहां जाके इनको डर लगता था शी जिनपिंग से। सर 2009 के पहले तो था ना एजेंडा में। बिल्कुल 2009 में क्यों नहीं घोषित हो गया? फिर भाई 2019 तक आना ही क्यों पड़ा? डिप्लोमेटिक चीजें हैं, इसमें समय लगता होता अगर ये इसको आगे बढ़ाते। हम इनसे बार बार पूछते हैं। अभी इनके एक प्रवक्ता ने कहा कि ये नेहरू जी की वजह से हुई, शहनवाज जी थे शायद, कि
कि नेहरू जी की वजह से हुई, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मेंबरशिप मिल रही थी, नेहरू जी ने चीन को दिला दी। कैसी अज्ञानता की बातें। आपको पता है रोहित जी, 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन होता है और देश आजाद 1947 में होता है, फिर भी नेहरू जी जिम्मेवार। आप काफी क्या पढ़े लिखे हैं। मूर्खतापूर्ण। आज आतंकवाद के आप काफी पढ़े लिखे हैं। 10 सेकंड दे दीजिए, समय हो गया, आपने काफी मैं बात 10 कह दी। सेकंड 10 सेकंड और फिर मैं चुप ठीक, हो पूरा कर लीजिए, फिर मैं भाटिया ये जी कह के रहा पास हूं जाएंगे। बोलिए। कि हम चीन आपकी का गलत नीतियों के कारण, आपकी हग डिप्लोमेसी, आपकी झूला डिप्लोमेसी, और उस कारण से क्या हो रहा है कि चीन हमको लगातार आंखें दिखाता जा रहा है। डोकलाम में भारतीय सेना के जो जहां पे हमारा जो सीमा है उससे 10 मीटर दूर उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए, फिर भी हम सवाल पूछे तो बोलो इनको चीन भेज दो। देखो देश ऐसे नहीं चलेगा, सवाल हमें पूछने चीन पड़ेंगे। भेज दो तो किसी ने कहा नहीं। आप भी निकल लोग अतिशयोक्ति कहते का हैं अभी इस्तेमाल देखना, अभी आप ही के आप भी प्रोग्राम में बोल अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रोहित लेते जी हैं। आप ही के पर मैं प्रोग्राम एक में चीज बोल आपको देंगे। बताते हुए गौरव भाटिया के पास सवाल पूछने जा रहा हूं। आपने नेहरू जी की जो बात कही है, शशि थरूर साहब ने एक किताब लिखी है सर जी। उस किताब का नाम है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया जी उसको विस्तार से पढ़ ले जी। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं, आप बता दीजिए ना सर। मुझे उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बता दीजिए आपकी ना पार्टी सर। के नेता हैं, बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, मुझे लगता है वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं आपकी भाषा में। आपके दर्शक गौरव खुद सुन भाटिया, लेंगे। आप बता गौरव दीजिए। भाटिया, ये बात गौरव भाटिया बेहतर क्लियर करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी ने इस चीज को उठाया। गौरव भाटिया, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आप जब बार बार मिल रहे थे, जब आप दुनिया को ये बता रहे थे कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, जब आप दुनिया को ये बता रहे थे कि देखो हमने उसको बस में कर लिया जिसको कोई नहीं कर पाया था, उसके बाद वो आपका साथ नहीं देगा ऐसे मौके पे, तो जवाबदेही तो होगी आपकी। रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत सरकार ने दिखाया है कि कूटनीतिक तरीके से हमने अपनी ताकत को भी दर्शाया है और भारत आगे भी बढ़ा है। मैं कुछ उदाहरण से शुरुआत करूंगा, सकारात्मक चर्चा पहले होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारा वीर भाई विंग कमांडर अभिनंदन 48 घंटे में भारत लौट आया। ये हमारी कूटनीतिक ताकत। भाटिया जी प्लीज, ओआईसी की मीटिंग हुई, वहां पे पाकिस्तान रोज ने आते कहा हैं, कि रोज अगर आपको सुषमा पूरा मौका स्वराज मिलता है जी अभिनंदन guest पे of और honor ओआईसी पे बनके, बोलने का। सर चाइना पे बात कर रहे हैं, एजेंडा मैं बड़ा क्या क्लियर आपकी है। बात रख सकता हूं सर केवल? शो तो एजेंडा लेस नहीं है ना, शो मैं का एक अपनी एजेंडा बात है पूरी कर लूं। कि चीन मैं अपनी बात वीटो पूरी लगा कर लूं। गया नहीं, आपकी रोहित जी, दोस्ती ये के गलत दावे के बात है। देखिए, बावजूद। ऐसे आज इस पे चर्चा हो रही है कि कूटनीतिक तरीके से हम लोगों ने कैसे देश को मजबूत किया है। और अगर मजबूत किया तो वीटो क्यों लग गया चीन आप का? मुझे मेरा और क्यों समय नहीं दे मसूद दीजिए, अजहर मैं पे बैन उसका लग सदुपयोग पाया? करना चाहूंगा। रोहित जी, अब आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए। वापस ओआईसी और पाकिस्तान मत जाइएगा प्लीज, चाइना से बात कीजिए ना। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा क्योंकि वो दर्शाता है कि कैसे हम लोग कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। ठीक है सर, गाय पे आपने निबंध है, आप मसूद कहिए अजहर कि मैं पे तो कहा, मेरे पिताजी को- का याद करके आया हूं, वही लिखना मैं है तो उस पे लिखिए। भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक मसूद है। अजहर पे आपने कहा, तो पेपर मैं में गाय सबसे पे पहले निबंध ये आया, बताऊं रोहित जी, सवाल लिखा है, गाय का आप निबंध लिखना है। उत्तर ले लीजिए, आप उत्तर ले लीजिए। आप दीजिए उत्तर, जनता तय कर लेगी आप सही दिशा अगर में कि आपको गलत। लगता है गाय का निबंध, चलिए। अच्छा रोहित जी, इधर उधर भटकाने से चर्चा को कोई फायदा नहीं। इसीलिए गाय के मैं रोक रहा निबंध था, आप क्योंकि लिखिए भटका रहे थे आप। या कांग्रेस के प्रवक्ता लिखेंगे। हाँ, आप जैसे समय आपने कांग्रेस के प्रवक्तों को दिया, मैं भी 100% उम्मीद करता हूं दूंगा, बिना चाइना पे टोके बात आप कीजिए। मुझे देंगे, मैं उसका सदुपयोग करूंगा प्लीज। हाँ ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, जो पार्टी मसूद अजहर जी कह के सम्मान देती है एक आतंकवादी को, उसको कोई हक नहीं है कि कोई प्रश्न पूछे किसी भी मंच से, आज तक के भी मंच से। फिर सेल्फ और 4 बार प्रयास किया गया है कि मसूद अजहर को हम लोग जो है वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करें। इन 4 में 3 बार ये प्रयास हमारी ही सरकार ने किया है, 2016, 2017 और 2019 में। यह हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। वाजिब सवाल यह भी है कि 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके बाद 5 साल उनकी सरकार पुनः यूपीए 2 में रही, तो उन्होंने कोई कार्य क्यों नहीं किया? 3 बार हमने प्रयास किया। ज्यादा बड़ी बात यह है कि कैसे आज विश्व पटल में सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। ये जो यूएन में प्रपोजल आया, रोहित जी ध्यान दीजिए, इसको फ्रांस लाया
और इसमें यूके और यूएस का हमें समर्थन मिला और रशिया का भी समर्थन मिला। अभी टेक्निकल ग्राउंड में चीन ने आपत्ति दर्ज करी है, बट जो आज हमारी प्रतिबद्धता है, जो मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आप मान लीजिए कि वो भी दिन जल्द आएगा जब मसूद अजहर भी जो है वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होगा। तीसरी बात, ये बहुत रेलेवेंट है, सैयद सलाउद्दीन, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे उसके बाद ही हुआ कि सैयद सलाउद्दीन को भी अमेरिका ने जो है टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया। आज जो बड़ा सवाल है वो ये भी है, ऐसा क्यों है कि जब हमारी सरकार मजबूत कदम उठा रही होती है तो चाहे वो वायुसेना से प्रमाण मांगना हो, चाहे राहुल गांधी जब डोकलाम का इशू था और हमारी वीर सेना चीन की सेना को पीछे खदेड़ रही थी तो राहुल गांधी छुप के और चीनी सेना वो चीनी दूत से मिल रहे थे। ऐसा क्यों है? जब पकड़े गए, तस्वीरें सामने आई तो उन्होंने माना, और यही बात आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी कही। और मैं इसीलिए कह रहा था कि ये कूटनीतिक हमारी जो शक्ति है उसका ही प्रमाण है कि विंग कमांडर अभिनंदन भी लौटा, और उसके अलावा ओआईसी में पाकिस्तान ने जब धमकी दी कि सुषमा स्वराज जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगी तो ओआईसी ने पहली बार कहा होती है नहीं, वहां मान भी लेते स्वराज जी रहेंगी, जहां नहीं होगी वहां आपसे सवाल पूछेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जवाब दिया इस बात से कि इनके नेता राहुल गांधी हाफिज सईद को जी कहते हैं, तो वो तो आपके नेता रविशंकर प्रसाद भी जी कह के बुला रहे थे। फिर आप ऐसी ऐसी चीजें उठाकर बात कर रहे हैं सर, रविशंकर जी आप खुद, सर आपका तंज है, दूसरे का तंज नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक से एक कट गया। अगर बच्चों वाला ही खेल हो रहा है तो ठीक है सर, ऐसे ही खेल लीजिए। लेकिन मसला ये है कि यूएन में खेल नहीं खेला जा रहा। जिस संदर्भ में कहा था वो देख लीजिएगा सर, ठीक है, देख लिया, चलाया भी टीवी पर, आप लोगों को दिखाया भी। बुक की बात कर रहे थे, आप भी जानते हैं। रविशंकर जी खुद बैठ के बात कर गए उस पर मसले पर, परसों सुरक्षा सभा में लंबी चौड़ी बात करके गए। इसलिए पता है, मुझे लगता है कि यहां एक से एक काटने के चक्कर में नहीं, बड़ी चीज की तरफ देखना चाहिए कि हम जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। थरूर की जो किताब है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए, द हिंदू की एक मेरे पास अभी आऊंगा सर, पढ़ के सुना दीजिएगा। रिपोर्टिंग है, अभी आप कैमरा जूम करिए। शशि थरूर ने लिखा है, नेहरू डिक्लाइंड ऑफर ऑफ परमानेंट यूएन सीट, और उन्होंने चीन को कहा कि हिस्सा बना लो, क्योंकि अगर आप चीन को हिस्सा नहीं बनाएंगे तो इससे विश्व में जो एक बना हुआ है बैलेंस वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आप दिखाइए इसे। और ये शशि थरूर कह रहे हैं, दिख रहा है, और पहले मैं बता चुका हूं, ये मौका मिला था वो गवा दिया। सर आपसे पहले ये बात बिल्कुल, तो मैं उसी को दोबारा उजागर कर रहा हूं आपके मंच से। वो ठीक है, फोकस हो रहा है, दिख रहा है। गौरव वल्लभ जवाब भी देना चाह रहे हैं, उस पर दे दें। फिर पवन वर्मा साहब से भी जरा जवाब ले लेंगे, और साथ ही साथ बाकी दो मेहमान जो हमारे साथ हैं, जी सामरिक विशेषज्ञ, उनसे भी कमेंट लेते हैं। फटाफट छोटी सी इनको बात देखिए, रोहित जी, आप और मैं कोई भी चेक कर सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 1945 में हुआ। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो जरा 1857 की जो पहली स्वतंत्रता की क्रांति हुई उसके लिए भी नेहरू जी रेस्पॉन्सिबल है क्या? बता दो आप, ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं। अच्छा, टीवी पे आके बोल रहे हैं, मेरे को 10 सेकंड से तो बातचीत करके आया करिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप देख लीजिए ना, आपके दर्शक देख ले कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कब हुआ। बैठे हैं डिप्लोमेट्स, बता देंगे क्या परिस्थिति। मैं सुनूंगा, मैं उनकी बात, अच्छा मुझे पूरा कर लीजिए, फिर पवन जी से पूछिए। बिल्कुल, मैं उनकी बात पूरी सुनूंगा। बोलिए। फिर इन्होंने कहा, बात कहां से चालू करी, अभिनंदन जी, अरे चीन में आपने क्यों 4 एजेंडा लेस विजिट्स करी? उन 4 विजिट्स का क्या है आपका आउटकम है? आप कूटनीतिक विफलताओं से क्यों घिरे हुए हो? आपने डोकलाम से, हमारी छावनी से 10 मीटर दूर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति कैसे दे दी चीन को? सीपीईसी, जिसको हम चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसमें $52 बिलियन का चीन ने इन्वेस्टमेंट किया। चीन से वो बात की। आप झूले झूलते हो, गले मिलते हो, और देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बार पवन जी से कमेंट ले रहा हूं। पवन जी, दो चीजें, एक, क्या यह कहना जायज है कि कल यूएन में जो कुछ हुआ वो भारत के मुंह पर एक तमाचा है? 56 इंच की डिप्लोमेसी, झूला झुलाने के खेल के बाद भी चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत को लाल आंख दिखा रहा है। एक बार फिर विफल मोदी सरकार की विफल विदेश नीति उजागर हुई। यह रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है। एक, आप इससे कितने सहमत हैं? और दो, ये जो यूएन का मसला कि ये सुरक्षित सीट, स्थायी सीट
नेहरू जी ने गिफ्ट कर दी थी, शशि थरूर ने किताब में लिखा है, जरा उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए रोहित जी, सीधी सीधी बात है और मैं संक्षिप्त में जवाब दूंगा। इतिहास में जाने से कोई फायदा नहीं है। नेहरू जी को दोषी मानना तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी मानना कि उनकी ही सरकार में मसूद अजहर को वापस किया कंदहार में जाकर के, इन सब चीज़ों पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक कूटनीतिज्ञ के हैसियत से आपको अपनी संक्षिप्त बात ये रखता हूँ। पहली बात तो चीन से अपेक्षा करना कि वो संयुक्त राष्ट्र में अपना जो उसने बाधा लगाई हुई मसूद अजहर पे वो हटा लेगा, वो ही गलत एक विश्लेषण है। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसको ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। ग्वादार का पोर्ट जो है उस तक पहुंचने के लिए चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चीन के लिए पाकिस्तान बहुत ही ज़रूरी है कि भारत के साथ एंगेजमेंट भी हो पर भारत को कंटेन भी साथ साथ किया जाए। चीन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक तो ये अपेक्षा करना कि पाकिस्तान को नाराज करके चीन अपनी जो अड़चन है संयुक्त राष्ट्र से हटा लेगा, वो गलत था। हमको इस बात का कूटनीति के हिसाब से इस बात को हमें अच्छी तरह आंक लेना चाहिए था। दूसरी बात, मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र मसूद अजहर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर भी ले, तो उससे फायदा क्या है? हमारे कूटनीति का लक्ष्य क्या है? हाफिज सईद को कर दिया गया है। हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में। आज भी आतंकवाद का, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खुलेआम से वो एक प्रतीक बन करके और एक थ्रेट बन करके घूम रहा है। हमें समझना ये है कि हमारी कूटनीति के जरिए देश में पाकिस्तान पर प्रभाव पड़े, प्रेशर पड़े कि वो जो रिश्ता आतंकवाद से रखता है वो अब खत्म हो और इन कोशिशों के में हम सफलता प्राप्त करें, बनस्पत ये कि हम संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाते रहे जबकि हमको मालूम है चीन का रवैया क्या होगा। और तीसरी बात, जिस तरह से हमने रिएक्ट किया आज, मैं बड़े विनम्रता से कहता हूं हम डिसअपॉइंटेड थे। सिर्फ अरे हमें सख्त विरोध करना था। हमें कहना था कि चीन जो कि एक जिम्मेदार मेंबर है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का, और परमानेंट मेंबर है, वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी का समर्थन कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से चूक रहा है। देखिए, आज भी अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, आपने चीन की भाषा को देखा है? हम क्यों कतराते हैं? हमें साफ साफ दो टूक बात करने की जरूरत है और वो बात यह है कि हम डिसअपॉइंट नहीं हुए। हमें चीन की आलोचना करना है, सख्त विरोध करना है। तो क्या मैं ये चीन को भी एक आईना दिखा सके कि आप कह रहे हैं, तो इसलिए मैं समझ, नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं जी, जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक बात है रोहित जी, मैं आपको बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, टीवी डिबेट में हर चीज का एक सरलीकरण हो जाता है। नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कूटनीति एक परिपक्व देश की, जहां पर चोट लगाने की जरूरत है वहां पर लगाना चाहिए उसको, और बिना किसी परहेज के। चीन आज खुद भी आइसोलेट हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि एकमात्र देश है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ। हमें इस बात को उजागर करने की जरूरत है। जो साफ बात है उसको कहने की जरूरत है। पर दिक्कत क्या है? चौथी बार ऐसा हुआ है सर। दिक्कत क्या है? हमें ये डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या है ना सर, कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां हर सुबह इस बात के साथ होती है, सुशांत सरीन, कि आज किसने ज्यादा ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, किसने ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग देकर दूसरी पार्टी को नीचा दिखा दिया है। उसमें यह चर्चा तो कहीं है ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या स्थिति हो रही है, क्या नहीं हो रही। आपने जो काम किया उसकी तैयारी का आने वाले 5 साल 10 साल में नतीजा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। यहां तो लड़ाई इस बात की है कि सामने चुनाव खड़ा है, आज हम नीचा दिखा देंगे तो शायद हमको 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। रोहित, ये सिर्फ भारत में नहीं होता, दुनिया भर में ये होता है। लेकिन दुनिया भर में जो दूसरी चीज आप कह रहे हैं वो भी होती है
कि पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है और उस पर ज़्यादा तवज्जो रहती है। मैं 4-5 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि हमने एक बड़ा धूलमूल सा रवैया अडॉप्ट किया कल रात से, कि एक देश ने इसको रोक दिया। हमको क्या प्रॉब्लम थी ये बोलने की कि चीन ने रोका है? और क्या हमको पहले से, अगर हमारी आशंका थी तो क्या हमको पहले से कोई रिटेलिएटरी स्टेप्स या कोई सिग्नल इस तरीके का चीन को देने की ज़रूरत नहीं थी कि अगर ये हुआ तो फिर हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? महज एक वक्तव्य दे देना या जो एक बयान दे दिया सुषमा स्वराज जी ने, वो क्या काफ़ी था? और मैं मानता हूं बिल्कुल काफ़ी नहीं था। दूसरी चीज़, जहां पर मेरी असहमति है एम्बेसडर साहब से, वो बात उनकी अपनी जगह ठीक है कि चीन की बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, लेकिन क्या चीन भारत से कम सौदा करता है? इन्वेस्टमेंट कितनी है पाकिस्तान में? अभी तक जो सो कॉल्ड सीपैक का प्रोजेक्ट है उसमें टोटल 18 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। उससे ज़्यादा की अभी नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, और वो भी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी या नहीं होगी वो एक अलग बहस है। हमसे वो हर साल 60 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है उनके साथ, जो उनको मिलता है हमसे। हम तो लगभग 15-16, 10-12 बिलियन डॉलर बेचते हैं उनको, तो 60 बिलियन डॉलर वो हर साल हमसे कमाते हैं। और ये जो 18 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूं 5 साल में निवेश हुआ है हमसे, हर साल वो 60 बिलियन, वो कोई छोटी रकम नहीं है। हमारे पास लेवरेजेस हैं जिसका हमारे को इस्तेमाल करने की जरूरत है, और कूटनीति खेल ही ये है कि आप कैसे अपनी लेवरेजेस को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज जहां पर मेरी असहमति है एम्बेसडर साहब से, जो वो ये कहते हैं कि अगर सैंक्शन लग भी जाती तो कौन सी कोई बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात है, और उसका हम जो FATF में पाकिस्तान को घेरे में लिया गया है, उनके ऊपर दबाव बना है, वो इसीलिए बना है क्योंकि जो हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के ऊपर UN की सैंक्शंस लगी हैं, पाकिस्तान ने उनका पालन नहीं किया। अब ये बनते बनते उसमें सख्ती आई है, लेकिन वो सख्ती आई है और आगे चलकर ये और सख्ती आएगी। तो महज ये कह देना कि वो हाफिज सईद लंदन आता हुआ घूमता है, वो अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन वो जो प्रेशर आया है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर एक शिकंजा कसा जा रहा है, वो उसी करके कहा जा रहा है अब कि उसको सैंक्शन उसके ऊपर लगी हुई है, और अगर मसूद अजहर के ऊपर लगती तो वो जिस तरीके से। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, क्या करें? सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं बायकॉट चाइना, चीनी सामानों की होली जलाएं और फिर उन्हीं चीनी रंगों से होली खेल लें अगले हफ्ते? नहीं, देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं सर, सोशल कि आपके हाथ में जो मोबाइल है सर, वो चाहे अमेरिका से बन के आया हो, वो असेंबल्ड चाइना में हुआ होगा। बिल्कुल मानता। आपके यहाँ डिफेंस तक में चाइना की कंपनियां घुसी हुई हैं, जिनके सामान लगते हैं। नहीं, आप दरवाजे तो नहीं बंद कर सकते। मेरा वाला मोबाइल जो है, मेरा वाला मोबाइल और मेरे घर में जितने लोग हैं, मेरे घर में जितने लोग हैं उनके जो मोबाइल हैं वो या भारत में निर्मित हुए हैं और वो अमेरिकी या यूरोपियन उसके हैं, और मेरा अपना भी मोबाइल उसी टाइप का है। तो मेरे, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो मैं बिल्कुल मानता हूं, आपने नहीं खरीदा, प्रॉब्लम लेकिन है। साल 2018 में हिंदुस्तानियों ने 50,000 करोड़ के चीनी स्मार्टफोन खरीद लिए। रोहित जी, बिल्कुल रोहित, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमको, चलिए आप स्मार्टफोन आपको वीन ऑफ करने में, उसको हटाने में टाइम लगेगा। आप मुझे यह बताएं कि दुनिया भर में चाइनीज कंपनी हुआवाई जो है उसके जो 5G के ट्रायल्स हैं दुनिया भर में रोक दिए गए हैं, आप अभी भी वो कर रहे हैं, क्यों? आप क्या ये संदेश नहीं दे सकते थे कि टेलीकॉम सेक्टर जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें चीनी कंपनियों को हम यहां से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं? हम ये कर सकते थे कि नहीं? एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूं, और जहां पर मैं इस सरकार को दोष देता हूं, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो एक जंग का माहौल बना, हमने पहले दिन तिजारत के ऊपर कुछ काम किया, ट्रेड के ऊपर, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई या उनका MFN हटाया, कुछ टैरिफ लगाए। उसके बाद हमने क्या किया? अब हम वापस सामान्य स्थिति कर रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस दोबारा से शुरू होगी, आपके जो राजदूत हैं वो वापस जाएंगे, आपने करतारपुर के ऊपर बातचीत शुरू कर दी और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। क्या ये सब कुछ करना चाहिए था इस सरकार को, या वो दबाव बना के रखना चाहिए था जो नहीं बनाया? जो आपके साथ दुनिया खड़ी हुई थी तो आपने क्यों वो ढील दी पाकिस्तान? ठीक, मैं आपका सवाल गौरव भाटिया से पूछूं, उसके पहले शंकर प्रसाद साहब जल्दी से एक कमेंट आपसे, आपने सबको सुन लिया। अच्छा, एक और चीज, प्रधानमंत्री वो UN के ऊपर आप बात कर रहे थे, मैं बल्लभ जी को एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि भारत की सदस्यता UN में 1945 की है, 1947 की नहीं है।
आजादी से पहले ही हम यूएन के सदस्य बन गए थे, और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर विवाद है ये 50s का है, तो पानी काफी गुजर चुका था तब ये विवाद शुरू हुआ था। और उसमें एक राय ये है कि नेहरू जी एक अपनी दुनिया में रहते थे, उनकी एक अपनी सोच थी, और वो सोच शायद बिल्कुल बेमानी थी, क्योंकि ये सोचना कि चीन जैसा देश हमारा बड़ा अच्छा दोस्त होगा, हिंदी चीनी भाई भाई आप करते रहे, उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंप दिया। अब अगर वही वाली प्रवृत्ति लेके चलना है तो फिर वही दोबारा से होगा। तो थोड़ी रियलिज्म की जरूरत है हमारी। ओके, शंकर प्रसाद साहब, रोहित जी, प्रधानमंत्री कहते हैं घर में घुस के मारने वाला भारत है, ये नया इंडिया है। तो सर हम बार बार चीन की तरफ, अमेरिका की तरफ क्यों देखते रहते हैं बैठ के, जब ये नया इंडिया है जी? और आप लोग रोज टीवी पे कहते हैं कि हमारी ताकत है, हम कर सकते हैं जो अमेरिका ने कर दिया। देखिए मैं आपको जी वो सब बातें दोबारा देखिए, मेरे 4 पॉइंट है आज की डिबेट के ऊपर। पहला पॉइंट, मैं एम्बेसडर वर्मा से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। जब से यह संस्था शुरू हुई है 1267 सैंक्शंस कमेटी की, फरवरी तक 262 टेररिस्ट हैव बीन अनाउंस्ड एज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट। उसमें से 100 पाकिस्तान के अंदर है, उसमें से दाऊद इब्राहिम है, हाफिज सईद है। क्या इनको हमने डिक्लेयर करा के कुछ कर पाए? क्या हाफिज सईद के सिर के ऊपर $10 बिलियन की बाउंटी है, क्या उसका कुछ हुआ? तो इस बात को रहने दीजिए। अगर ये नहीं हुआ तो चलिए, नहीं हुआ, हमारी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं हो पाई, मैं इसको फेलियर नहीं कहूंगा। एम्बेसडर साहब ने ठीक कहा, ये कहिए कि बाकी जगह से हमने चाइना को एक तरह से आइसोलेट कर दिया। दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट जो अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है, देखिए हम इस रणनीति को चाइना की समझ नहीं पा रहे हैं। वर्मा जी से पूछिएगा आप, पिछले 30 साल से बल्कि 40 साल से चाइना इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है। उसने भारत के अंदर इतनी बड़ी तरीके से इकोनॉमिक अपना हाथ बढ़ा रखा है, अपनी जड़ बना रखी है। जैसा अभी आपने सुना, $62 बिलियन का ट्रेड है हमारे साथ, उसके साथ, और साथ साथ उसने अपनी सेना को स्ट्रांग बना लिया। अब आप इतने जबरदस्त शिकंजे में फंस गए हैं कि ना तो उसको वहां से इकोनॉमिकली विड्रॉ कर पा रहे हैं या और उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना मिलिटरीली उसके आगे खड़े हो पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारा चाइना दुश्मन है वो बड़ी लंबी सोच का है, लॉन्ग थिंकिंग पीपल। हम अगले 5 साल का नहीं सोच पाते, चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। 30 साल में कितनी सरकारें आके निकल गई, किसी ने इन डेप्थ चाइना के बरखिलाफ हमारी रणनीति को ध्यान से सोचा है, ऑन द इकोनॉमिक रीजंस, ऑन द मिलिट्री ग्राउंड, ऑन द सोशो इकोनॉमिक एंड ऑन द वर्ल्ड पैटर्न। अब 2 बातें और सुन लीजिए, ये मैं ये बड़े सोच विचार के कह रहा हूं कि ये जो हम आतंकवाद डिक्लेयर कर रहा था, चलिए एक मुद्दा है, बड़ा अच्छा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो मैं एम्बेसडर साहब से ये पूछूंगा कि क्या हम भारत की तरफ से एक प्रपोजल नहीं मूव करा सकते कि पाकिस्तान को एक रोग स्टेट डिक्लेयर करा के उसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई कराई जाए, बनस्बत कि एक मसूद अजहर के पीछे पड़े रहे आर्टिकल 1267 के अंदर। मैं कहता हूं कि जिस तरह अमेरिका ने इराक के अंदर घुस के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जरिए उनको सत्यानाश कर दिया, उस किस्म से क्या वर्ल्ड पावर्स पाकिस्तान को नहीं समझती कि न्यूक्लियर पावर है, और ये न्यूक्लियर पावर अगर किसी मिलिटेंट ग्रुप के हाथ में पड़ गई तो किस किस्म का डर्टी बॉम्ब बन सकता है। ठीक। और आखिरी बात बिफोर आई फिनिश, एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, उसको एक और मौका दीजिए आज, और बताइए कि देखिए ये हम इसका सिर्फ इसको बैन करने से क्या होता है, इसका अकाउंट फ्रीज होता है, इसकी जो एसेट्स है उनको फ्रीज किया जाता है। अब इस समय हमें ये चाहिए कि जो हुआ सो हुआ आज या कल में, अब फाइनेंशियल टास्क फोर्स के ऊपर जोर डालें कि इसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालें। ठीक। तो अभी इसके ऊपर कीजिए, हम इनका फोन बंद करा दें, इनकी ट्रेड बंद करा दें, ये बड़ा शॉर्ट टर्म थिंकिंग चल रही है। मैं समझता हूं कि हमें 3-4 ठोस कदम उठाने चाहिए, कम से कम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो सुने। ओके गौरव भाटिया, अब मसला यह है कि एक्सपर्ट्स जो चीजें बता रहे हैं क्या वो हो रही हैं, पहला, और दूसरा, और नहीं हो रही तो होंगी कैसे? क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे से लड़ने में भिड़े रहते हैं दिन भर, तो चीन पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? यहां तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई खत्म नहीं होती। रोहित जी, अभी पवन जी ने, सुशांत जी ने और जनरल साहब ने कुछ बातें कही, मैं उन्हीं पे कुछ उत्तर देना चाहूंगा। देखिए कैसे कूटनीतिक तरीके से हमारे साथ बाकी देश खड़े हुए, इसका प्रमाण मैं उदाहरण के साथ देता हूं। 2009 में जो प्रस्ताव मूव किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, वो भारत ने खुद किया था, लेकिन ये जो प्रस्ताव मूव किया गया है, और इससे पहले भी जो 2 प्रस्ताव मूव किए गए हैं मोदी जी की सरकार में, इस प्रस्ताव को पहले मूव किया है फ्रांस ने,
और उसके बाद जो है उसका समर्थन किया है यूके ने, रशिया ने, यूएस ने। यह अपने आप में दर्शाता है कि आज चीन अलग थलग पड़ा है और भारत के साथ बाकी देश खड़े हुए हैं। दूसरी बात बड़ी अहम है, क्या यह सही बात नहीं है कि पाकिस्तान को मनमोहन सिंह जी की सरकार में अमेरिका बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की एड देता था, और जब हम लोगों ने यह मुद्दा मजबूती से उठाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे बयान दिया और वो कम होके 250 मिलियन यूएस डॉलर्स तक आ गई थी। और सैयद सलाउद्दीन को भी हमारे ही ताकत की वजह से, बातचीत की वजह से अमेरिका ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है वो मैं बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के दो दोस्त हैं, एक दोस्त चीन है और दूसरा दोस्त कहीं ना कहीं कांग्रेस है, जो उसको तो मजबूती देती है। लेकिन भारत में अगर हम कोई प्रयास भी कर रहे हैं और उस पर कोई रोड़ा आ जाए तो खुशियां मनाते हैं राहुल गांधी। और मैं 2 ट्वीट आपके सामने रखता हूं। हफीज सईद निकला, पाकिस्तान ने जब उसे छोड़ा तो राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है देखिए मोदी जी की डिप्लोमेसी फेल हो गई। क्या ये मौके होते हैं कि आप अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के व्यंग करें? और आज फिर उन्होंने यही बात दोहराई है कि भाई मोदी जी झूला झूल रहे थे, क्या हुआ? मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए हम लोगों ने मजबूती से पाकिस्तान को अलग थलग किया। अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी जगह है और सारे देश हमारे साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बाद 48 घंटे भी कांग्रेस हमारे साथ नहीं खड़ी हो पाई। कि आप चीन को भी अलग थलग कर देते हैं, आप पाकिस्तान को भी अलग थलग कर देते हैं, लेकिन क्या वो एंड रिजल्ट है जो डिजायर्ड रिजल्ट था, जिस लक्ष्य को लेकर आप चले थे? क्या केवल उनको अलग थलग दुनिया में घोषित करा देना आपका लक्ष्य था, या उस आतंकवादी को बैन कराना और पाकिस्तान से सरेंडर करा लेना आपका लक्ष्य था? इस सवाल पे आऊं उसके पहले गौरव बल्लभ आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं जो उन्होंने आरोप लगाया। मेरा सवाल यह है गौरव बल्लभ, यही से हम शुरू हुए थे। देखिए 5:01 पे मैंने पहला सवाल यही पूछा और मैंने आपको जो कहा था वहां पे ले आए ना। ये एक बात सुनिए, तो मुझे ये बताइए ना नियत। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था आपके सवालों के घेरे में नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये इस तरह की बात करेंगे। अरे सवाल पूछो, इनसे सवाल पूछो, पाकिस्तान चले जाओ, सवाल पूछो, चीन चले जाओ। बोला ना अभी बोला ना, आपने ऐतराज नहीं किया ना, आपको बोलना चाहिए कि कांग्रेस वाले कैसे चीन के साथ तो सुन लीजिए। मेरा सवाल रोहित भाई आपका दिल ने मेरा ये सुन के हम लोगों को ये बोल रहे हैं शर्मा शेख में उन्होंने एक तरह से ऐसा बयान दिया कि पूरा देश शर्मिंदा हो गया। सवाल ही खत्म नहीं हुआ, आपने पहले जवाब देना शुरू कर दिया। नहीं करेंगे, मैं तो पूरा उनकी तरह आपको भी समय देना चाहता हूं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है सर, आप लोग खुश क्यों होते हैं हिंदुस्तान को अगर कहीं मान लीजिए हार ही कहना है इसको कि हार गया हिंदुस्तान वहां पे, तो कांग्रेस पार्टी के पास खुश होने की क्या वजह है? कांग्रेस का हिंदुस्तान किया जाएगा। अब मैं जवाब दूंगा, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। रोहित जी, प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने क्या पहला वाक्य क्या था कि ये टेरर आतंकवाद के खिलाफ विश्व की लड़ाई और भारत की लड़ाई को चीन ने आज कुठाराघात किया। ये था ना मेरा पहला लाइन। और मैंने इसके तो राहुल गांधी का ट्वीट क्यों कहता है कि झूला झूल रहे थे? बीच में नहीं बोले थे सर, वो साथ देना। गौरव जी वो सुनते रहते आपको, बड़े आराम से उन्होंने उंगली उठाई कि मैं भी बोलना चाहता हूं और मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, तो मुझे लगता है इनको सुन लेना चाहिए। तो मैं क्या बत्ती चली गई? तो मैंने ये बात बोली थी आपके प्रोग्राम में, आपको याद होगा अभी शुरू में। और मैं इस चीन की ये एक गलत नीति है, वो उसका एक एक्सपोज हो गया कि वो टेररिस्ट देश के साथ खड़ा है। आज वो विश्व के मानचित्र में एक्सपोज हो गया। पर हमने क्या कहा? आपको लग रहा है कि हम हंसी उड़ा रहे हैं? अरे हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 4 बार आप चीन गए, आप बिना एजेंडा के क्यों गए प्रधानमंत्री जी? क्या ये विपक्ष का काम नहीं है पूछना अपने देश का मुखिया से कि वो क्या करने गया था बिना एजेंडा की मीटिंग में? क्यों नहीं हाफिज सईद, अजहर मसूद का नाम का एजेंडा नहीं था उसके अंदर? क्यों नहीं था कि डोकलाम में 10 मीटर दूर चीन के परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे? क्यों नहीं था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? क्यों नहीं था? और मैं छोटी बात, क्यों नहीं था? एक जो इन्होंने बात करी सरीन साहब ने, सरीन साहब आपका छोटा सा उत्तर दे रहा हूं। 1945 में यूएनएससी का गठन हुआ, उसके बाद उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ और
जब डॉक्टर JN पारख जो कि हमारे संसद सदस्य थे, उन्होंने एक बार संसद में नेहरू जी से सवाल पूछा कि क्या आपको इनफॉर्मली या फॉर्मली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता का न्योता मिला, तो ऑन रिकॉर्ड है ये आपने लोकसभा की लाइब्रेरी में पंडित नेहरू ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बोला कि ऐसा नहीं मिला। तो सरीन साहब की मैं सुशांत जी को तो आपने बता दी, एक बार शशि थरूर को भी बता दीजिएगा। अपनी किताब से वो पन्ना फाड़ दे। किसी को बताने की, मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूं। फिर मुझे आधा मिनट और दे देंगे, फटाफट कीजिए, आधा मिनट। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने माउंटेन स्ट्राइक जो चीन के जो थ्रेट था उसके लिए यूपीए ने एक विशेष फौज का गठन करने का प्रस्ताव रखा था। 90,000 से ज्यादा सैनिक थे, 64,000 करोड़ का एलोकेशन था। माननीय मोदी जी ने क्या किया, पहले दिन आते ही पता है उस प्रस्ताव को फाड़ के फेंक दिया। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, हम हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। हम विपक्ष में, हम भी भारतीय, पर आप नहीं मानते। और एक 5 सेकंड, 5 सेकंड समय ले जाए, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें उत्तर क्या देना। मानते हैं ये भारत की कामयाबी है या नहीं? अगर हाँ या ना? मैं क्या कह रहा हूं, हगो डिप्लोमेसी और इस तरह की ढिल्लम ढुल्ला जैसा एक्सपर्ट्स ने कहा, मतलब मैं इधर आपके साथ हूं, नहीं ये वाला आपके साथ है, सबके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, ये वाला आपके साथ हूं। रोहित जी, मैं तो भारत के साथ हूं, ये वाला एक्सपर्ट्स के साथ हूं। ठीक है, पवन जी ने कहा कि ये डिप्लोमेसी की हार है, पवन जी से कमेंट ले रहा हूं, कहा कि डिप्लोमेसी की हार है। गौरव जी के पास उसके पहले पवन जी से कमेंट ले रहा हूं, जल्दी से जनरल पवन जी आप बात उठाने से बोले अपनी बात जल्दी से। मुझे 5 सेकंड देखिए रोहित जी, एक सेकेंड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गौरव थोड़ा सा धीरज रख लो। रोहित जी देखिए, कुछ बात है बिल्कुल कि कोई भी सरकार हो, चीन के साथ हम लोग कुछ ज्यादा ही परहेज दिखाते हैं अपनी बात को स्पष्ट रूप में कहने में। चीन ने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीजाज देंगे, हमने कोई विरोध नहीं प्रकट किया। हमारा जवाब होना चाहिए था, अगर आप ऐसा करेंगे, अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा है हमारे, तो हम चीन में जो टिबेटन लोग हैं उनको स्टेपल्ड वीजा देंगे। देखिए, राष्ट्र उस राष्ट्र का सम्मान करते हैं जो अपना सम्मान करे, और हम हैं भारत, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति। अगर हम ही जिस बात को स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है उस पर परहेज कर जाएंगे, बिना एक देश का नाम लिए सिर्फ इतना कहना कि हम डिसअपॉइंटेड है। अरे हम डिसअपॉइंटेड क्यों है? हम तो शॉक्ड हैं कि एक जिम्मेदार देश चीन का अंतर्राष्ट्रीय आतंक के साथ खड़ा हुआ है आज समर्थन में पाकिस्तान के। इस बात को कहने में हमें परहेज क्या है? बोले गौरव भाटिया, क्यों नहीं बोला सरकार ने? आ जाओ रोहित जी। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए किस तरह से हमने मजबूती से हमेशा जवाब दिया है। हमें नहीं भूलना चाहिए 1962 में जब चीन का युद्ध जो है, भारत चीन का युद्ध हुआ, तो क्या हुआ? चीन ने भारत की धरती को ले लिया। जवाहरलाल नेहरू जी कुछ नहीं कर पाए थे रोहित जी। और सुनिए, शशि थरूर की बात आपने उठाई, सर इतिहास एक लाइन पढ़ना चाहता हूं इस आर्टिकल से, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को, और वो लाइन खुद में सब दिखाएगी कि क्या है। इसमें लिखा है आर्टिकल में, जवाहरलाल नेहरू declined a United States offer to India to take permanent seat on the United Nations Security Council around 1953 and suggested that it be given to China according to United Nations Under Secretary General Shashi Tharoor। उसके बाद मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आज का भी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का नोट आया है, आप उसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत जो है मजबूती से इसको परस्यू नहीं करेगा। तभी मैंने कहा रोहित जी कि अगर आज एक रोड़ा अटकाया भी है चीन ने, तो हमें ये दमखम है, हम एक मजबूत सरकार है, मजबूत देश है, कि आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। और कोई देश, चीन ही क्यों, कोई देश ये रोक नहीं पाएगा हमें करने से। पाकिस्तान पे फिर से एयर स्ट्राइक कर दे, या फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराएं बायकॉट चाइना। सुशांत जी। नहीं, देखिए, एक तो मेरे ख्याल अब नेहरू जी ने जो गलतियां की और जो अच्छे काम किए वो अपनी जगह, हम आज और कल की बात कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं।
तो वो नेहरू जी की रट लगाना बार बार कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, उसका अभी कोई मतलब नहीं है। अब आज हमको क्या करना है, और ये जो एम्बेसडर साहब ने बात की, मैं तो पहले भी इनसे सहमत हूं, वो ना सिर्फ अरुणाचल पे, कश्मीर पर भी वो स्टेपल्ड वीजा लगाते थे और वो बीजेपी की सरकार में भी लगाते रहे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, कांग्रेस की सरकार में भी लगाते रहे और हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उस बात की। तो ये हमारा एक धूलमुल रवैया है, इसको हमारे को बंद करने की जरूरत है। अब आप बेशक आपको एक सोशल अवेयरनेस और उसका अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या एक ट्रेंड चलाते हैं कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तमाम विकल्प अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आप कोई एक विकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां बिल्कुल कल को अगर आपको दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स या सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ी। ठीक सर, समय थोड़ी सी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं ब्रेक पर जाने से पहले, वो ये कि भाई चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ तो सख्ती तब दिखाएंगे ना जब आपस में एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़े होंगे। यहां तो दिक्कत इस बात को लेकर हो जाती है कि कहीं एक दूसरे की तारीफ कर दी तो सामने वाला चुनाव ना जीत जाए। यह इस देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।